नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्लासिफिकेशन के बारे में, एक्सरे सीटी या फ्लोरोस्कोपी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड पॉजिटिव के अंदर हम बात करेंगे बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। और साथ ही हम जानेंगे इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स के बारे में, यानी कि रूट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है या कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स है वो क्या होते हैं। देखिए, अपने एक केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन रेडियोग्राफी which helps to visualization of internal body structures which are not visible in a plain radiograph is called contrast media। देखिए, जो रेडियोग्राफी के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो, तो उनका यूज हम बॉडी की जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है उनको विजुलाइज करने के लिए करते हैं, जो कि हमें एक प्लेन रेडियोग्राफ के अंदर हमें आसानी से विजुलाइज नहीं हो पाती, यानी कि वो प्लेन रेडियोग्राफ के अंदर आसानी से नहीं दिखती। तो उनको देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ केमिकल सब्सटेंस या एजेंट्स का यूज करते हैं जिन्हें अपन कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और बेसिकली हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसका जो कॉमनली यूज करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, डक्टल सिस्टम्स के अंदर एंड जीआई ट्रैक्ट के अंदर, तो उनकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। बात करें हम यहाँ पर इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज की, तो इसके आदर्श गुण क्या होंगे किसी भी एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो उसकी वाटर के अंदर हाई सोलिबिलिटी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ होना चाहिए, उसकी ओपेसिफिकेशन गुड होनी चाहिए, बायोलॉजिकली बॉडी से इनर्ट होना चाहिए यानी एक्रियाशील होना चाहिए, सरफेस टेंशन उसका लो होना चाहिए, इजीली एडमिनिस्टर होना चाहिए बॉडी के अंदर, शुड बी स्टेबल कंपाउंड विल नॉट डिसोसिएट इनटू टॉक्सिक आयंस, उस कंपाउंड्स को स्टेबल होना चाहिए, किसी भी टॉक्सिक आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, शुड बी नॉन कार्सिनोजेनिक यानी कि उनसे कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए, बॉडी के से आसानी से एलिमिनेट होना चाहिए, इजी टू एलिमिनेशन, शुड बी मिनिमल साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट सबसे कम होने चाहिए, लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ते होने चाहिए, लो और आइसोस्मोलर टू प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा की लो या आइसोस्मोलर होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी मतलब उसकी श्यानता कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर किस स्थान पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है उसके बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम यहाँ पर तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके मुख्यतः पढ़ते हैं, जिसके अंदर है एक्सरे सीटी या फ्लोरोस्कोपी में यूज होने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एंड यूएसजी कॉन्ट्रास्ट। तो हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ओनली और ओनली एक्सरे सीटी या फ्लोरोस्कोपी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूएसजी एंड एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। तो बात करते हैं एक्सरे सीटी या फ्लोरोस्कोपी कॉन्ट्रास्ट के बारे में। तो एक्सरे सीटी या फ्लोरोस्कोपी कॉन्ट्रास्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। पॉजिटिव जो कि रेडियोग्राफ के ऊपर पॉजिटिव यानी कि व्हाइट इफेक्ट देते हैं, नेगेटिव जो कि रेडियोग्राफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट यानी कि ब्लैक या डार्क इफेक्ट देते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं वाटर या एयर एंड CO2। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फर्दर डिवाइड करते हैं आयोडीन की प्रेजेंस के अनुसार। एक तो है नॉन आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि आयोडीन से नहीं बने होते हैं, एक होते हैं आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि आयोडीन से बने होते हैं। नॉन आयोडीनेटेड में अपने आता है बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी। ऑयल के अंदर सोल्यूबल होने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया कह दिए एंड वाटर के अंदर सोल्यूबल होने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया को वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया कह दिए। ऑयल के अंदर सोल्यूबल होने वाले के एग्जांपल्स है लिपिडोल एंड इथियोडोल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फर्दर डिवाइड किया गया उनके एक्सक्रीशन के आधार पर, किस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक्सक्रीशन किस बॉडी के ऑर्गन से होता है। जैसे कि जो लिवर के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं उन्हें अपन कहते हैं हेपेटिक एक्सक्रीशन, जिसका एग्जांपल है आयोपेनिक एसिड। जो कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं उन्हें अपन कहते हैं रीनल एक्सक्रीशन वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, एक तो आती है इसकी हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी कि HOCM की, एंड एक कैटेगरी आती है इसकी LOCM यानी कि लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। ठीक है, HOCM की बात करें हम यहाँ पर तो इसके अंदर आते हैं आयनिक मोनोमर्स। ठीक है, यानी कि आयनिक होते हैं, आयंस के अंदर डिसोसिएट होते हैं और एक सिंगल मोनोमर यूनिट के रूप में होते हैं। इसके एग्जांपल है ऑक्सीथैलमेट, आयोथैलमेट, मेट्रिजोएट एंड डायट्रिजेट। लो ओस्मोलर के अंदर तीन कैटेगरी आती है, आयनिक डाइमर्स इसी के अंदर आते हैं, नॉन आयनिक मोनोमर्स इसी के अंदर आते हैं एंड नॉन आयनिक डाइमर्स भी इसी के अंदर आते हैं। लो ओस्मोलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो ओस्मोलरिटी है वो लगभग प्लाज्मा के आसपास होती है, यानी कि इनकी ओस्मोलरिटी ज्यादा नहीं होती इन कंपेयर टू हाई ओस्मोलर। ठीक है, आयनिक डाइमर्स की बात करें तो इसके ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दो आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है एनाइन एंड कैटाइन के अंदर। इसका एग्जांपल है आयोक्सालेट।
नॉन आयनिक मोनोमर की बात करें तो ये एक मोनोमर यूनिट के रूप में होता है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं इसके हैं आयोक्सोल एंड आयोवर्सोल एंड आयोपेंटोल, और साथ ही जैसे कि आयोप्रामाइड है एंड आयोपेमिडोल है। तो ये क्या है, डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अपन कहते हैं नॉन आयनिक। ठीक है, डाइमर्स वाले की बात करें हम तो इसके ये डाइमर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी के अंदर। इसके एग्जांपल है आयोडिक्सानोन एंड आइट्रोनोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियो ओपेक नहीं होते हैं, बल्कि ये होते हैं रेडियो लूसेंट। ये फिल्म के ऊपर डार्क या फिर ब्लैक इफेक्ट देते हैं, यानी कि ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। फिल्म के ऊपर डार्क या फिर ब्लैक दिखते हैं हमें। इनका एटॉमिक नंबर लो होता है, ये लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से बने होते हैं सराउंडिंग कंपेयर टू सराउंडिंग बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी टिश्यू के सराउंडिंग बॉडी टिश्यूज की तुलना में इनका जो एटॉमिक नंबर है वो लो होता है, और ये इनको जो रेडिएशन क्या है इजिली पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो डार्क हमें या ब्लैक दिखता है एक्सरे के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर इसके तो O2, CO2, एयर एंड वाटर इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, तो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया वे होते हैं जिनका इफेक्ट रेडियोग्राफ के ऊपर पॉजिटिव होता है, यानी कि व्हाइट दिखते हैं जो रेडियोग्राफ के ऊपर। एज यू कैन सी दिस इज फिल्म IBP एंड दिस इज फिल्म बेरियम एनिमा। हाई एटॉमिक नंबर होता है इनका वेट भी हाई होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग बॉडी टिश्यू, और ये सराउंडिंग बॉडी टिश्यूज की तुलना में ज्यादा रेडियोपिक हमें दिखते हैं। आप देख सकते हैं इस रेडियोग्राफ के अंदर, बिकॉज ये क्या है, एक्सरे प्रोटॉन्स को ज्यादा एटेन्यूएट कर पाते हैं सराउंडिंग बॉडी टिश्यूज की तुलना में, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है सराउंडिंग बॉडी टिश्यूज की तुलना में ज्यादा होता है। ये फिल्म के ऊपर व्हाइट अपीयर होते हैं। और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम यहाँ पर फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर, नॉन आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसके अंदर अपना एग्जांपल है बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एंड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसके अंदर है ऑयल सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो बात करते हैं हम सबसे पहले नॉन आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नॉन आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम सल्फेट से बने होते हैं, प्योर बेरियम सल्फेट से, और इनको हम यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट से नहीं बना सकते क्योंकि जो बेरियम कार्बोनेट होता है उसका पॉइजनस इफेक्ट होता है, और इनका भी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हाई 56, इसलिए ये रेडियो ओपेक दिखाई देते हैं हमें, यानी कि व्हाइट दिखाई देते हैं, और ये एक एक्सीलेंट बाउल ओपेसिफिकेशन देते हैं हमें, एक्सीलेंट हमें ओपेसिफाई हो पाते हैं, दिख पाते हैं अच्छे से हमें एक किसी रेडियोग्राफ के अंदर। गिव रेडियो ओपेक इफेक्ट ऑन फिल्म, फिल्म के ऊपर रेडियो ओपेक इफेक्ट देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, रेडिएशन को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशन को अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं होने देते हैं, इसलिए ये व्हाइट दिखते हैं रेडियोग्राफ के अंदर। तो जो बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो प्रकृति में, ये नेचर में, ये इसकी जो pH होती है 5.3 होती है, यानी ये एसिडिक नेचर का होता है, और ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है, घुलनशील नहीं होता है, और ये टिश्यू से किसी प्रकार से क्रियाशील नहीं होता है, यानी कि अक्रियाशील होता है बॉडी के अंदर। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूट है इसको हम ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर रेक्टली रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये अपने बाउल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं एक, और ये हम अपने को मार्केट के अंदर पाउडर, लिक्विड या फिर सस्पेंशन के रूप में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करें इंडिकेशन स्किन की, तो इंडिकेशंस आप जानते हैं कि इनके इंडिकेशन यानी यूजेज हैं अपने GIT स्टडीज के अंदर। इसके एग्जांपल है स्वेलो, मील, BMFT, एंटोक्लाइसिस एंड बेरियम एनिमा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, यानी इसका यूज किन कंडीशंस में हम यूज नहीं कर सकते, कहां पर इनका यूज नहीं होता है। एक तो GI ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार का पोर हो, यानी परफोरेशन हो, छिद्र हो, सस्पेक्टेड फिस्टुला, यानी कि फिस्टुला मतलब होता है एक अबनॉर्मल कनेक्शन किसी दो ऑर्गन्स के मध्य में, ठीक है, इसोफेगस या लंग्स के बीच में सस्पेक्टेड फिस्टुला हो, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो, प्रायर टू सर्जरी और एंडोस्कोपी या सर्जरी से पूर्व में इसका यूज नहीं कर सकते, एलर्जिक रिएक्शंस हो पेशेंट के अंदर पहले से, तब भी इसका यूज नहीं कर सकते। एडवांटेज की बात करें हम यहाँ पर, तो इसका एक मुख्य बेसिक एडवांटेज होता है कि बेटर म्यूकोसल कोटिंग, और एडवांटेज एक ये भी है कि ये मार्केट में सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं हमें, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाईली डेंसली होते हैं ये। डिसएडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैनॉट परफॉर्म्ड, पेशेंट नीड्स टू वेट अप टू 2 वीक्स फॉर प्रॉपर क्लियरेंस ऑफ बेरियम। अगर ये एग्जामिनेशन कर लिया हमने बेरियम का, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन इसके अंदर तुरंत नहीं कर सकते, उसके अंदर 2 वीक्स का टाइम लगता है लगभग अपने GI ट्रैक्ट को क्लियर होने के अंदर, यानी उस बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को GI ट्रैक्ट से निकलने में लगभग 2 वीक्स का टाइम लग जाता है। ये इसका मुख्य डिसएडवांटेज है। और ये अगर पेरिटोनियल कैविटी से हमारे लीक हो जाता है तो इसकी जो मॉर्बिडिटी होती है वो हाई रहती है तब, यानी कि रोग होने की जो संभावनाएं होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लीक होता है तब, बिकॉज ये अपनी बॉडी से क्या होता है, अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसलिए बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया
आयोडीन रखते हैं उन्हें अपन कहते हैं, आयोडीन रखने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया को आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये आयोडीन ही इसकी जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो विजिबिलिटी होती है उसको इनहांस यानी इंक्रीज करते हैं, उनके जो दिखने जो रेडियोपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं किसी भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर के दौरान। अब यहाँ पर जो आयोडीन यूज करते हैं हम यहाँ पर, तो उसका एटॉमिक नंबर 53 होता है जो कि बहुत हाई है, और इसका एटॉमिक वेट भी यहाँ पर 127 यानी कि जो भी बहुत हाई है। बात करें ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आयोडीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं इनको ऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड्स। इंडिकेशंस की बात करें तो जितने भी अपने एंजियोग्राफी के प्रोसीजर्स हैं यानी ब्लड वेसल्स के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। हेपेटोबिलियरी इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जो लीवर की जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है लीवर की सिस्टम की, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। रीनल यानी कि किडनी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है उनके अंदर यूज कर सकते हैं। HSG है, DCG है, साइलोग्राफी है, साइनोग्राम, फिस्टोग्राम है, उन सभी में हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी इसके ये इंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जैसे कि कहाँ इसका यूज नहीं कर सकते, पेशेंट के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में क्रिएटिनिन का लेवल है यानी रेज्ड क्रिएटिनिन लेवल हो पेशेंट में, तब यूज नहीं कर सकते। डिहाइड्रेशन हो पेशेंट में, पेशेंट की किडनी फेल हो, कंजेस्टिव हार्ट फेल हो पेशेंट का, एंड पेशेंट की एज जिनकी 70 ईयर से ज्यादा हो, तो उनमें इसका यूज नहीं कर सकते। और इसको हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इसकी सोल्युबिलिटी के आधार पर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। एक तो है ऑयल के अंदर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एक है वाटर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो आयोडीनेटेड ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस ये कॉन्ट्रास्ट आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था ऑयल सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, ये इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन माइलोग्राफी बाय सिकार्ड एज फर्स्ट जनरेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन 1921। इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे सिकार्ड नाम के, उन्होंने 1921 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसका यूज किया था माइलोग्राफी के अंदर, और इसे ही हम फर्स्ट जनरेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो डेवलप हुआ था आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो हुआ था ऑयल के अंदर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। बात करें इनका यूज हम किन के लिए करते थे, पहले ब्रोंकोग्राफी में हम यूज करते थे इसका, माइलोग्राफी, डाइक्रोसिस्टोग्राफी, साइलोग्राफी, HSG, लिम्फोग्राफी। तो इन सभी प्रोसीजर्स के अंदर हम इसका पहले यूज करते थे। इट इज रेयरली यूज नाउ एडेज, आजकल इसका यूज क्या है बहुत कम किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें हम यहाँ पर, इसका तो जो मुख्य डिसएडवांटेज था इसका, ये बॉडी के अंदर पुअरली एब्जॉर्ब हो पाता था, अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था, और इसलिए ये क्या होता है वहां पर ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करता है, जिससे जहां पर इसका यूज होता था वहां पर, और जैसे पल्मोनरी या पेरिफेरल फैट माइक्रो एम्बोलाई का फॉर्मेशन करता था। इसके एग्जांपल्स है यहाँ पर लिपिडोल एंड इथिडोल। नेक्स्ट बात करें हम आयोडीनेटेड वाटर सोल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो आयोडीनेटेड वाटर सोल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया 1950 के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनकी जो टॉक्सिसिटी थी पहले वाले कॉन्ट्रास्ट मीडियाज की तुलना में लो थी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। एक्सक्रीशन के आधार पर इन्हें भी 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, हेपेटिक एक्सक्रीशन वाले एंड रीनल एक्सक्रीशन वाले। हेपेटिक एक्सक्रीशन यानी लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, और जो कि थायराइड हार्मोन के पोटेंट इनहिबिटर होते हैं। इसके एग्जांपल्स है आयोपेनिक एसिड। रीनल एक्सक्रीशन वाले की बात करें तो जो कि रीन यानी कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, और इनको भी प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलैरिटी के आधार पर इनके फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करती हैं, HOCM एंड LOCM, हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HOCM कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। इनको हम कन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि 1980 तक यही कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किए गए थे। उसके बाद में LOCM कॉन्ट्रास्ट मीडिया आए थे, जिनकी जो टॉक्सिसिटी थी इनकी तुलना में लो थी। उसके बाद में LOCM यूज करने लग गए। ये सभी आयनिक मोनोमर्स थे, और ये ट्राई आयोडीनेटेड बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स थे। साथ में इसके अंदर थे सोडियम एंड मैग्लोमाइन कैटाइंस। इनका जो आयोडीन पार्टिकल रेशियो था वो था 3, यानी आयोडीन एंड जो डिसोसिएशन होने के बाद में कितने पार्टिकल बनते हैं उनका जो रेशियो था इसके अंदर 3:2 था। यानी कि इसके अंदर 3 जो एटम्स थे वो आयोडीन के थे, और डिसोसिएशन होने के बाद में 2 एनाइन एंड कैटाइन बनाते थे, तो वो पार्टिकल बनते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो आयोडीन पार्टिकल रेशियो 3:2 है, वो ट्राई आयोडीनेटेड एट C2C4C6 ऑफ बेंजीन। बेंजीन के C2C4 एंड C6 के ऊपर यहाँ पर आयोडीन एटम कनेक्टेड होता था, एंड C3 एंड C5 पर कनेक्टेड है एमीन्स, जो कि इसकी टॉक्सिसिटी को और इसकी को कम करती थी, और साथ ही इसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करती थी पानी के अंदर। ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ये 5 से 8 टाइम्स ब्लड प्लाज्मा से ऑस्मोलैरिटी इनकी ज्यादा थी, यानी कि इनकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 5 से 8 गुना अत्यधिक थी ब्लड प्लाज्मा से। एग्जाम्पल्स की बात करें हम यहाँ पर, तो इसके एग्जाम्पल्स है डायट्रीजेट, यानी कि जिसके एग्जाम्पल है यूरोग्राफिन एंड एंजियोग्राफिन, मेट्रीजोइट, आयोक्सीथैलमेट एंड आयोथैलमेट, जैसे कि कॉनरे। डिसएडवांटेज की बात करें हम यहाँ पर इसकी, तो ये क्या है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है
वो हाई थी बिकॉज ऑफ द नॉन रेडियो ओपेक कैटायंस सोडियम एंड मेग्लोमाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडवर्स रिएक्शंस। हाई ओस्मोलर तो थे ही थे, और साथ ही में इसके अंदर क्या थे, सोडियम एंड जो मेग्लोमाइन कैटायंस थे वो नॉन रेडियो ओपेक कैटायंस थे, वो क्या एडवर्स रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी थे बॉडी के अंदर, इसलिए इसके ये एक मुख्य डिसएडवांटेज था। इसलिए इसका यूज आजकल हम बहुत ही कम करते हैं, यानी कि न के बराबर करते ही नहीं है इसका यूज। एलओसीएम की बात करें तो हम यहाँ पर ये इनको हम कहते हैं मॉडर्न कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी आजकल जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं वो एलओसीएम ही यूज होते हैं। इनकी जो कैटेगरीज है यहाँ पर आयनिक डाइमर्स है, नॉन आयनिक मोनोमर है, नॉन आयनिक डाइमर है। देखिए जो आयनिक डाइमर है, आयनिक डाइमर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 के अंदर, एंड नॉन आयनिक मोनोमर को भी यहाँ पर 1980 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में आया था अपना नॉन आयनिक डाइमर 1990 के अंदर। ये भी C2C4 एंड C6 के ऊपर इनके अंदर आयोडीन एटम लगा हुआ था, डेरिवेटिव्स थे बेंजीन के। बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले इनके आयोडीन पार्टिकल रेशियो, ऑस्मोलैरिटी एंड एग्जांपल्स की, तो आयनिक डाइमर्स इसके अंदर आयोडीन पार्टिकल रेशियो 6:2 है, ऑस्मोलैरिटी इसकी 2 टाइम है प्लाज्मा से, इसका एग्जांपल है आयोक्साग्लेट। नॉन आयनिक डाइमर्स इसका आयोडीन पार्टिकल रेशियो 3:1 है, प्लाज्मा से 2 से 3 टाइम इसकी ऑस्मोलैरिटी है। इसके एग्जांपल्स है आयोक्सोल, आइवरसोल, आइपेंटोल, आइपामिडोल एंड आइप्रामाइड। नॉन आयनिक डाइमर्स इसका जो आयोडीन पार्टिकल रेशियो है वो 6:1 है, और ये प्लाज्मा के आइसोओस्मोलर होते हैं, और इसके एग्जांपल है आयोडिक्सानोल एंड आइट्रोलोन। बात करें हम इसके बाद इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि रूट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले जो ओरल रूट के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन किए जाने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे कि बेरियम स्वैलो में, बेरियम मील में, BMFT, ओरल कोलेसिस्टोग्राफी एंड एंट्रोक्लाइसिस। रेक्टल रूट के थ्रू, यानी कि रेक्टम के थ्रू, जैसे कि बेरियम एनेमा को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रावेनसली यानी वेन्स के थ्रू या फिर आर्टरी के थ्रू, इंजेक्शन या इन्फ्यूजन से। मोस्ट ऑफ जो आइडेंटिटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो इसी प्रकार से इंट्रोड्यूस की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती हैं। मैकेनिकली यानी कि किसी मैकेनिक के थ्रू, जैसे कि किसी बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे लीच विल्किंसन कैनुला होता है उसके द्वारा HSG के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। रेट्रोग्रेडली यानी कि बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उसके अगेंस्ट, नॉर्मल फ्लो के अगेंस्ट में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम है, रेट्रोग्रेड फाइलोग्राम है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर इंट्राथिकल, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कंडीशन को अपन कहते हैं इंट्राथिकल, जैसे कि माइलोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर होगा MRI कॉन्ट्रास्ट एंड USG कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।